जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है तुगलक वंश के बारे में। इसके पहले हमने 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। सिलेबस भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पर विजिट कीजिए बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सिलेबस उसके बाद क्लासेस आपको लाइन से अच्छे से मिल जाएंगी। वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। 4th चैप्टर हमारा है तुगलक वंश। इसके पहले हमने खिलजी वंश, गुलाम वंश और प्रारंभिक तुगल के विषय में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो चलिए देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सभी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे कि जो भी क्लासेस यहां पर कराई जाती हैं उसका चैप्टर वाइज नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आते हैं वहां पर आपको दिए जाते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं उसका नाम आप यहाँ पर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमें अवश्य बताइएगा कि बीए सेकंड सेमेस्टर में आपका हिस्ट्री को छोड़कर अन्य 2 सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट आपका कौन सा है, जिससे आपकी उन सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस अच्छे से स्टार्ट कराई जा सके। तो चलिए तुगलक वंश का शुरू करते हैं, जो कि 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला था। तुगलक वंश जो है वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। ये हमने आपको तीनों वीडियोस में बताया है। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? 5 वंश थे, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक चले थे। अब तक आपको यह याद होना जाना चाहिए, क्योंकि गुलाम वंश हमने बताया आपको 1206 से 1290 तक था। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 14 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526 तक। तो हमने ये 2 गुलाम वंश और खिलजी वंश को अच्छे से पढ़ लिया है। आज हमारी लेक्चर जो है वह तुगलक वंश पे है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 4 जो आपका होगा उसमें आपको सैयद वंश और लोदी वंश दोनों एक साथ बता दिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो शासक हैं वह भी कम हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें भी नहीं हैं, उनके कार्य भी थोड़े कम हैं। तो उसको हम एक वीडियो में देख लेंगे। तुगलक वंश के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। गुलाम वंश और खिलजी वंश हम पढ़ चुके हैं। तुगलक वंश हमने आपको बताया 1320 से 1414 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया हुआ था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राज्य तुगलक वंश था। तो कमेंट करके आप अवश्य बताइए, जो 5 वंश थे उसमें सबसे कम शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश था? यह कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि आपको पिछले वीडियोस में यह बात बताई जा चुकी है। तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? वह था तुगलक वंश। इस वंश का संस्थापक जो था वह गाजी मलिक था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम क्या था? गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासन करता है। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया हुआ था। उनका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन गाजी मलिक उनका वैसा नाम था, जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से कराया हुआ था। कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण कराया। किसने निर्माण कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। यह पहला शासक था, पहला सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण कराया हुआ था। इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी भी बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक के कार्य अगर हम देखें तो इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी किया था। मतलब इसने लगान को किसानों के ऊपर जो था उपज का, वह बहुत ही कम कर दिया पहले की अपेक्षा। यह एक अच्छा कार्य किया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसे कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया था। इसने सबसे पहले क्या किया? नहरों को बनाया, फिर लगान कम कर दिए। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। पुनः लौटा दी, पुनः क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी, इसके पहले हमने आपको खिलजी वंश पढ़ाया था, उसमें बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी अमीर थे उनको जितनी भी रियासत मिली हुई थी उसे हड़प लिया था। उसके पश्चात गयासुद्दीन तुगलक जो हैं उन्होंने भूमि को पुनः उन्हें लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया।
इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने और चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले लागू किया था, लेकिन प्रभावी रूप से किसने लागू किया? गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया। इसके सैन्य अभियान कौन कौन से थे? पहला इसने किया तेलंगाना विजय। जूना खान के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की और इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक आपने सुना होगा, उसी का नाम था जूना खां। जूना खां उसका पहला नाम था। जब तेलंगाना पर विजय उसने किया उसके नेतृत्व में, तो उसका नाम क्या पड़ गया? मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। उसके बाद उसने तिरहुती विजय मतलब मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की। उसके बाद जूना खां के नेतृत्व में उसने मंगोलों पर विजय प्राप्त की। किसने प्राप्त की? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया। जब यह बंगाल से वापस आ रहा था, इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि दिल्ली को छोड़ दें, और इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया जो हैं वह चिश्ती संप्रदाय के थे। उसको एक नोटिस भेजता है, समझ लीजिए आप, कौन भेजता है? गयासुद्दीन तुगलक। क्या बोलता है कि आप दिल्ली को छोड़ दीजिए, या जितने भी आपके रियासत है आपको उसके बारे में हमें बताना होगा, और उसके हिसाब से आपको टैक्स एक प्रकार से पे करना होगा। क्योंकि जो निजामुद्दीन औलिया जी हैं उनके विषय में किसी भी शासक ने अभी तक न पूछा था और न उनसे कर लेने की सोची थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने यह संदेश उनके पास भेजा, तो निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात वह बोलते हैं आइए आप दिल्ली तो पहले पहुंचिए, फिर आप जो बोल रहे हैं, जो संदेश आपने भेजा है वह उसके बारे में सोचा जाएगा। आप दिल्ली पहुंचिए, तो दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा ही होता है, दिल्ली पहुंचने से पहले ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? जब वह गयासुद्दीन तुगलक जो है वह बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद के 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया था। लकड़ी का महल बनवाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि उसमें जब रात में वह सोता है, कौन? गयासुद्दीन तुगलक, तो वह महल गिर जाता है, लकड़ी का महल, और उसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, जिसमें दब कर मार्च 1325 में मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। आगे देखेंगे हम, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है वह कहाँ बनवाया गया? तुगलकाबाद में, जो कि यह मकबरा है कहाँ बनवाया गया? तुगलकाबाद में। और इसकी मृत्यु भी तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर अफगानपुर में हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर के विषय में हमने आपको एक बार पहले गुलाम वंश में पढ़ाया हुआ था, वही बातें आपको यहाँ पर रिपीट कराई जा रही हैं अच्छे से, जिससे आपको यह याद हो जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले कर लगाया हुआ था कौन सा? जजिया कर। जजिया कर क्या होता है? जो कि एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक कर होता है। मतलब जो गैर मुसलमान हैं, जो मुसलमान छोड़ के अन्य जातियां हैं, उनसे ली जाती है। क्यों ली जाती है? उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जजिया कर से कितने लोगों को मुक्त कर दिया गया था? बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? वह था फिरोज शाह तुगलक। अभी हम इसके बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। फिर आगे चलकर अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। फिर किसने लगाया? औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया। और जजिया कर को अंतिम रूप से खत्म करने वाला कौन था? समाप्त करने वाला मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि एक मुग़ल शासक था। उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये रहा, आपको हमने जजिया कर के इतिहास के विषय में पढ़ाया, जो कि पहले भी बताया था। अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पर बार बार याद दिलाया जा रहा है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन शासन में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जूना खां भी उसका नाम था। वह 1325 से 1351 तक यहाँ पर शासन करता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह 1325 से 1351 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहता है, मतलब वह शासन करता है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए वह सबसे विद्वान था, लेकिन उसका एक भी जो योजना थी वह सफल नहीं होती है। आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील,
पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाने लगा। इसके जो योजनाएं थी अनेक विभिन्न प्रकार की, उसको मद्देनज़र, उसको देखते हुए लोगों ने इसे स्वप्नशील, मतलब यह स्वप्न में जीने वाला, पागल एवं रक्त पिपासु इसे कहने लगे थे। इसके कौन कौन से प्रशासनिक योजना थी? पहली थी दोआब में कर वृद्धि योजना, दूसरी थी राजधानी परिवर्तन की योजना, तीसरी प्रतीक मुद्रा की योजना, चौथी थी खुरासान अभियान की योजना, पांचवी कराचील अभियान योजना और छठी थी कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना। तो पहले का जो इनकी योजना है उसके विषय में हम पढ़ेंगे दोआब में कर वृद्धि के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, उसकी सोच अच्छी थी, लेकिन समय उसने जो यह चुना दोआब में कर वृद्धि करने का वह गलत हो गया। वह अपनी राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया, क्योंकि सबको पता है कि दोआब क्षेत्र में उपज ज़्यादा होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ उस समय जो दोआब क्षेत्र था वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। तो यह जो एक प्रकार से उसने योजना बनाई थी, वहाँ पर कर बढ़ाया था, वह यहाँ पर अच्छा साबित नहीं होता है। परंतु जब इसने यह योजना लागू की तब दुर्भाग्यवश दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और उसी समय यह योजना लागू हो गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? किसानों ने विद्रोह कर दिया और यह किसानों का पहला विद्रोह था। यह पहले उसकी योजना जो थी वह असफल हो गई। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक विभाग भी बनाया था। फिर अगली इसकी योजना आई राजधानी परिवर्तन योजना। इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित करना चाहा, वहाँ पर वह गया भी, लेकिन वह फिर से वापस आ जाता है। कैसे आ जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजधानी परिवर्तन का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था मंगोल आक्रमण से बचना तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रसार करके वहाँ राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इसीलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि असफल रहा। इसे फिर से राजधानी दिल्ली बनानी पड़ी थी। क्या हुआ कि वह वहाँ से जाता है, जो दिल्ली से जाता है दौलताबाद, पूरा पद यात्रा करके सभी लोग, वहाँ की जनसंख्या जाती है। कुछ लोगों की रास्ते में ही भूख प्यास से लौटते समय मृत्यु हो जाती है। वहाँ जब दौलताबाद पहुँचता है तो वहाँ एक प्रकार की बीमारी फैली रहती है और वहाँ पर भी बहुत लोग संक्रमण से मर जाते हैं। तुरंत वहाँ से लौटने लगते हैं। फिर वहाँ जब लौटने लगते हैं, लोगों को भूखे प्यासे फिर से चलना पड़ता है, तो वहाँ पर भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और अंततः दिल्ली से दौलताबाद उसकी जो योजना थी राजधानी परिवर्तन की वह असफल रहती है। अगली है सांकेतिक मुद्रा की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर होता था। इसने अपनी मुद्रा के निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा, जिस कारण घर घर नकली सिक्का बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। जैसे कि जिस प्रकार से उसने एक सिक्का बनवाया, वह सिक्का बनाना सब जान गए और सभी ने अपने घरों में बना लिया और सब लोगों ने इतना सिक्का बना लिया कि उसका जो सिक्का का योजना था सांकेतिक मुद्रा का वह असफल रहा। जब इससे समझ आया कि इस योजना असफल हो गई है, तब इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें जमा कर बदले में चांदी के सिक्के ले जाएं, और वह सभी सिक्कों को जमा कर लेता है और कोई रुपया उन्हें नहीं देता है। अगला योजना होता है खुरासान अभियान योजना। इस समय ईरान अर्थात खुरासान में मंगोलों के शासन का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई थी। इसके लिए इसने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की और इन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया था। परंतु अंतिम समय में इसने खुरासान के शासक से संधि कर ली और जो भी सैनिक तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर तैयारी का मतलब यह था 3,70,000 सैनिक जो थे उन्हें अपने घर नहीं जाने दिया जा रहा था। घर नहीं जाने दिया जा रहा था, युद्ध स्थल पर ही एक वहाँ पर ट्रेनिंग के रूप में वहाँ पर वो थे। तो इसके पश्चात जब इसने संधि कर ली तो लोगों के विद्रोह से बचने के लिए उसने कराचील अभियान योजना चला दी थी। इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराचील अभियान के लिए भेज दिया, जहाँ पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ आपसी विवाद के कारण ही लड़कर
मर गए थे। इब्न बतूता के अनुसार अंत में केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आए। इसी के समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो था वह भारत आया हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से खुश होकर उसे दिल्ली काजी बना दिया था, दिल्ली का एक प्रकार से काजी बना दिया था, क्योंकि जो इब्न बतूता था वह काफ़ी विद्वान था और उसकी विद्वत्ता को पहचान कर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और इसी के साथ 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की हुई थी। तो उसके समय में ये दो नए जो साम्राज्य उभर कर आए हुए थे। आगे देखेंगे, अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है वह 20 मार्च 1351 को हो गई और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा हुआ है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। उसके बाद शासक कौन बनता है? शासक बनते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 तक शासन करते हैं। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के लिए उसने बहुत सारे उन निर्णयों को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व शासक के द्वारा लिए गए थे। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उन्हें बंद कर दिया। वह शरीयत के अनुसार शासन करने का सोचा और जितने भी उसमें कर नहीं बताए गए थे शरीयत के कानून में, उन करों को वह हटा देता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। वह किस लिए प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने सल्तनत काल का अकबर भी कहा है। किसे? फिरोज शाह तुगलक को कुछ इतिहासकारों ने सल्तनत काल का अकबर भी कहा है, क्योंकि इसने बहुत से लोक कल्याणी कार्य किए और बहुत करों को इसने हटा लिया था। फिरोज शाह तुगलक जो है वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ऋणों की समाप्ति, यह कौन कौन से ऋणों की समाप्ति कर देता है? फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते ही उसने किसानों के ऋण को माफ़ कर दिया और उसके द्वारा केवल 4 कर लगाए गए थे। जैसे कि जो इसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कर दिया हुआ था, किसे? अमीरे को ही जो उसने बनाया हुआ था उसके अनुसार दिया हुआ था किसानों को उसने कर। उन करों को माफ़ कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। जैसे ही वह शासक बनता है किसानों के ऋण को माफ़ कर दिया जाता है। उसके द्वारा केवल 4 कर लगाए जाते हैं। कौन कौन से? खराज जो कि एक लगान है, खुम्स जैसे युद्ध में लूट के माल पर कर। कौन लूटता था? सैनिक जो लूट कर लाते थे युद्ध के पश्चात, उनमें से कर देना होता था, उसे ही खुम्स कर कहा जाता था। जजिया कर किसे कहते हैं? गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर है। जक़ात कर किसे कहते हैं? जक़ात जो है इस्लाम धर्म के लोग देते हैं। उसके अनुसार 2.5% मतलब 2.5% 2.5% का दान करना होता है। और ये देते कौन है? जो मालदार होते हैं अर्थात जो धनी होते हैं। और इन्हें मिलता कौन है? यह अपाहिजों को दे दिया जाता है, असहाय और साधनहीन लोगों को दे दिया जाता था। आगे हम देखेंगे, राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने राजनीतिक अपराध जैसे राजद्रोह, गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था की। सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाएगा। नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था। उसने उच्च सैनिकों को नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था जो है वह पुनः शुरू कर दी। उसके बाद मुद्रा में सुधार इसने किया। फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। कौन कौन सी? ससगनी, यह चांदी की मुद्रा थी, यह टंका के मूल्य के 1/6 थी। अध, यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य के 1/2 थी। विख, यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य के 1/4 थी। नहरों के निर्माण के विषय में हम जानेंगे। सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। यह नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित थी। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे हक़ सर्ब सिंचाई कर लिया जाता था, जो कि उपज का 1/10% 1/10 होता था। दासों से प्रेम, यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। कौन?
फिरोज शाह तुगलक। इसने 1,80,000 दास रखे हुए थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवाने बदगान अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। शिफाखाना की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सालय बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें अनेकों निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करवाई और दारुल सफ़ा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए थे इसने। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी कौन कौन से थे? फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद खां। इसमें फतेह खां की मृत्यु जो है वह फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई और मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया। इस कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना, जो कि 1388 से 89 तक वह शासन करता है। 1389 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद छोटा भाई इसका अबू बकर जो है वह दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद छोटे काल के लिए कई सुल्तान बने और इतना प्रभाव न रहा, जो भी छोटे सुल्तान बने उनका कोई प्रभाव न रहा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन बना? नसीरुद्दीन महमूद। अगर आपसे पूछा जाए तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था तो वह था नसीरुद्दीन महमूद शाह। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह बना और इसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग से कहा जाता है, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालमपुर तक फैला हुआ है। दिल्ली से पालमपुर अर्थात उनके ऊपर व्यंग करके बोला जाता था, क्योंकि दिल्ली से पालमपुर बहुत दूर नहीं है। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया तथा सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया। कौन सुल्तान? नसीरुद्दीन महमूद। पुनः वजीर मल्लू खां ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बिठाया। सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार आपने तुगलक वंश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तथ्य आपके थे तुगलक वंश से आपको यहाँ पर बताया गया। ये आपका जो PDF है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कोई भी प्रश्न आपको तुगलक वंश के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।